हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो चुके हैं, 2 शिफ्टों का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर के पूरे 60 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आज की इस क्लास में 19, 20, 21, 22, 23, 24 दिसंबर और आने वाले शिफ्ट के लिए टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जो बार बार अब प्रश्न पूछे आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस तरह से दोनों शिफ्टों में पूरे 120 क्वेश्चन 120 नंबर के देखने को मिला था जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर, तो उसी के आधारित पर आज की इस क्लास में टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाइएगा। इस क्लास के बिना आप अपने पेपर में नहीं बैठेंगे, क्योंकि इस क्लास से आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आपके शिफ्ट में डायरेक्ट इस क्लास से सवाल छपने वाले हैं। तो जिनका पेपर बाकी है जल्दी से देखो, 100% सवाल फंसेंगे इस क्लास से, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जो ये क्लास आपके लिए होने वाला है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते इस क्लास को शुरू करते हैं। सुपर फास्ट की तरह हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। तो इसी तरह आपके लिए डेली वाइज हम पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाते रहेंगे। ओके, तो इसलिए अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत ने कुल 6 पदक जीते थे और भारत ने 71वां पोजीशन ग्रहण किया था, यानी पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का थीम क्या था? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का थीम क्या था? गेम्स वाइड ओपन था। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 क्षेत्र फिल्म में किसे मिला था? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला था क्षेत्र फिल्म में? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो नीना प्रसाद को किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से यूनेस्को सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? यूनेस्को सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली शहर में किया गया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। EOS 09 मिशन 18 मई 2025 को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? EOS 09 मिशन 18 मई 2025 को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? तो PSLV C61 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। इस सवाल के बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए। भारत का नवीनतम व 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? भारत का नवीनतम और 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल इनमें से कौन सा है? तो मोइदम है। ओके, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को चेक करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए जिनका पेपर आने वाले शिफ्ट में बाकी है, तो इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपके पेपर में जीके जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, प्लस इसके साथ करंट अफेयर के भी सवाल पूछे आ रहे हैं, रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे आ रहे हैं, तो इसी पीडीएफ में आपको पूरा सवाल मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ मात्र 50 रुपये का हमने कर दिया है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। आपको केवल मैसेज करना है। यदि आपको अपने पेपर में लगता है कि हमारा कुछ कम ही रह गया है, तो इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ेंगे, प्लस आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। करंट अफेयर के तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीजनिंग के 25 के 25 क्वेश्चन लगभग इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो भाई इस पीडीएफ को अपने शिफ्ट से पहले आप जरूर तैयार करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 98 बाघ परियोजना कौन सी है? 98 बाघ परियोजना कौन सी है? तो माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना राज्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। दूसरा महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 के उपविजेता टीम कौन सी थी? दूसरा महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 की उपविजेता टीम कौन सी थी? तो दिल्ली कैपिटल्स थी। ध्यान दीजिएगा, 2024 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। ओके, ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। आपसे सवाल ऐसे पूछ देगा कि जो 2024 का दूसरा महिला प्रीमियर लीग हुआ था वो किस स्टेडियम में खेला गया था? तो अरुण जेटली स्टेडियम में जो नई दिल्ली में स्थित है उसमें खेला गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में न्यूजीलैंड ने किसे हराकर ट्रॉफी जीती थी? 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में न्यूजीलैंड ने किसे हराकर ट्रॉफी जीता था, वो भी पहली बार? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? सुल्तान अजलान शाह कप 2024 ये आयोजित किया गया था इपो मलेशिया में। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन ये गुवाहाटी असम में किया गया था। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता था? 2024 में बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया था? तो ध्रुव सीतवाला ने जीता था। तो इस सवाल के ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। निम्नलिखित में से 2024 का हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसे मिला था? 2024 का हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसे मिला था? तो कृष्ण प्रकाश को मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में क्वालिफायर मैचों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में जो क्वालिफायर मैच हुए थे तो उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो सना मीर को किया गया था। ओके, तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया था। इस सवाल के सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। किस भारतीय मूल की महिला को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? किस भारतीय मूल की महिला को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीला नायर को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। 2025 इसरो ने अपने ऐतिहासिक 100वें NVS-02 उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? 2025 इसरो ने अपने ऐतिहासिक 100वें NVS-02 उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया था? तो GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया था। इस सवाल के सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो सलमान खान थे। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस योजना को सर्वाधिक बजट प्रदान किया गया? केंद्रीय बजट 2025-26 में किस योजना को सर्वाधिक बजट प्रदान किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, PM गरीब कल्याण योजना को सबसे अधिक बजट प्रदान किया गया था। तो 24 के सी ऑप्शन राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग पर। तो इस सवाल का ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 2025 में 7 व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निम्न में से किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, तो किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को किया गया था। इस सवाल के डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो गांधीनगर में किया गया था। 27 के ऑप्शन आपके राइट आंसर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे पेपर के लिए। बताइए 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 29 पदक भारत ने जीते थे। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 97वां जो ऑस्कर अवार्ड समारोह हुआ था, इसमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो अनुरा ने जीता था। इस सवाल के डी ऑप्शन राइट आंसर है। और साथियों, आप लोग चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगातार क्लास आने वाली है जब तक कि आपकी शिफ्टों का पेपर समाप्त नहीं हो जाता है। ओके, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को अभी ऑन कर लीजिए, क्योंकि पूरे पेपर का सोल्यूशन आपको करवा रहे हैं शाम में 7:05 पर। ओके, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए आप। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना की घोषणा की गई? बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना की घोषणा की गई थी? तो बिहार राज्य में। तो इस सवाल के ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी को किया गया था। इस सवाल के डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो 105 नंबर का भारत था। इस सवाल के ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 को चेक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए तो बानो मुश्ताक को मिला है। 33 के ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। रिखम पदार नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? और साथियों, इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड सारे टॉपिक को हमने कवर कर दिया है, तो इसलिए इस क्लास के बिना आप अपने पेपर में नहीं बैठेंगे। ओके, रिखम पदार नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। डी ऑप्शन इस सवाल के राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो गुग्गा नृत्य। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो इडक्का का किया जाता है। इस सवाल के बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? उर्मिला सत्यनारायण ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम की। ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिथरई उत्सव तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाए जाते हैं। इस सवाल के बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? किस त्योहार के नाम में
उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है, तो ये पोंगल के त्यौहार में जुड़ा हुआ है। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री इनमें से कौन थे? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? तो ये स्क्वैश खेल का हिस्सा है। ओके, तो इस सवाल के ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है? टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद जो है वो खेल में होती है तो उसे क्या कहेंगे? तो रैली बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? बताइएगा कि फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में कर दिया गया था? तो 1930 में किया गया था। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 1928 से लेकर 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में टोटल कितने स्वर्ण पदक जीत लिए थे? तो 8 स्वर्ण पदक जीते। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितने इंच की होती है? क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई तो 28 इंच की होती है। तो इस सवाल के ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। कहां पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? कहां पर पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो स्वीडन में किया गया था 1976 में। ये डेट भी याद रखिएगा। तो 46 के डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर दीजिए। इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? इफ गॉड वाज ए बैंकर यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रवि सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। ओके, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखें। क्वेश्चन नंबर 48। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो पुणे शहर को। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी यानी की का इस्तेमाल किया जाता है? MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। 49 की ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1982 में सम्मानित किया गया था। 1983 में पहली बार इन्होंने अपने कप्तानी में भारत को 50 ओवरों यानी विश्व कप जिताया था वेस्ट इंडीज को हराकर। ध्यान दीजिए, और सबसे अधिक रन इन्होंने ही बनाया था। लगभग 300 के अधिक पार रन बनाए थे कपिल देव। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1962 में की गई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना SDS को 2023 में किस नए रूप में पेश किया गया था? यदि कोई योजना पहली बार शुरू होता है, दूसरा योजना का नाम 2.0 दिया जाता है, यानी स्वदेश दर्शन 2.0 शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए, जो कि 2023 में पेश किया गया था स्वदेश दर्शन 2.0 को। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके अंतर्गत जनसंख्या कौन सा आयु वर्ग शामिल है? भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? बताइएगा। तो 15 से लेकर 35 वर्ष के आयु वर्ग शामिल हैं। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीबी परिवारों को सहायक युक्तों दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? लास्ट के जो 40 क्वेश्चन कराएंगे वो तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे।
कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीब परिवारों को सहायकी युक्ति दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? बताइएगा। तो भाई याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये प्रदान करती है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, लेकिन सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कौन सा शहर था? तो ब्रह्मगिरी था। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताइए। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो गुप्त काल में मिलते हैं। जितने लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम बना था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली थी? बताएंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली थी? तो यशोवर्मन ने। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। बताइए, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो वैष्णव के थे। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कुषाण ने धारण की थी देवपुत्र की उपाधि। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को हल करेंगे। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? और कल के पेपर में वाकाटक वंश का संस्थापक पूछा था, तो इसमें कर्ण वंश का संस्थापक पूछ सकता है। तो कौन थे? तो वासुदेव थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? तो उलुग खां ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। यदि साथियों आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद आपको हम रीजनिंग का लगभग 2 क्लास दे देंगे, उसमें देख लीजिएगा किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, अच्छी तरीके से के क्वेश्चन हम समझा कर वो क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो बताइए किसने किया था सबसे पहले? तो अमीर खुसरो ने किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? सैयद वंश का पहला शासक खिज्र खां था। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की विलय की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की परिकल्पना की? बताइए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने भारत की विलय की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की परिकल्पना की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन ए इस सवाल के राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1915 में लागू किए गए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। शिक्षा पर उड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? शिक्षा पर उड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1854 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे तो भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? बताइए, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना गया है? तो मैडम कामा को माना गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में किस शहर में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में ताशकंद में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 को। द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? द डेक्कन सभा की स्थापना किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। तो 74 के ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 को चेक करेंगे। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर के लिए बन सकते हैं सारे सवाल को हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं भाई। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे आ रहे हैं, ज़्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं आ रहे हैं। जितना भी हम आपको क्लास दे देंगे, आपको पूरा क्लास बस करनी है। ओके, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो ने किया था। तो 75 के ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ था? तो 1907 में हुआ था। तो इस सवाल के डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रांस के देश से ली गई है। ऑप्शन बी सॉल्व के राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कॉल करेंगे। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो साथियों, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 है। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आप सभी को देखिए 61वां संशोधन पढ़ना है, 86वां संशोधन पढ़ना है, 44वां संशोधन पढ़ना है, 42वां पढ़ लेना है और उसके बाद 101वां संशोधन पढ़ लेना है। इन्हीं पांचों में से आपके हर शिफ्ट में एक सवाल पूछ देगा। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29, 30 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 यह किससे संबंधित होता है? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। इस सवाल के ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 यह किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 यह किससे संबंधित है? तो लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से संबंधित है। ऑप्शन बी सॉल्व राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 166 है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो ये 74वां संशोधन अधिनियम 1992 ने जोड़ा था। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 को चेक करेंगे।
भारत सरकार ने FRBM यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? यानी भारत सरकार ने FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो 2004-05 में लागू किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। मौद्रिक भ्रम यानी मनी इल्यूजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो सबसे पहले इरविंग फिशर ने दी थी। ओके, सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? तो 2022 में पेश किया था। 87 के बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 88 को हल करेंगे आप सभी। तो बताइए, मुद्रा की पूर्ति इन मापों में से किस समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? मुद्रा की पूर्ति की इन मापों में से किस समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? तो M3 को बोलते हैं। 88 के डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 को हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? तो भेल है। 89 के ऑप्शन है आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 को चेक करेंगे। पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ₹3000 प्रदान किया जाता है मुआवजा। ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था? तो याद रखिएगा, 9वीं योजना में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9वीं योजना कब शुरुआत हुआ था? 1997 में शुरू हुआ था। इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2002 हो जाएगा। अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पे। डी ऑप्शन सही जवाब है इस सवाल के। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि यह किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 4थी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इस सवाल के ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है? भारत में गरीबी रेखा का अनुमान किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण पर आधारित यानी NSO के। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 को हल करेंगे। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है? यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। मौद्रिक नीति लिखत यानी साधन इंस्ट्रूमेंट जिसे बैंक दर कहा जाता है, तो ये किसके अनुरूप है? मौद्रिक नीति लिखत साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है, तो ये किसके अनुरूप होता है? तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर के अनुरूप है। ओके, डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए। ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को किसके रूप में भी जाना जाता है? ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो करवे समिति के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 98। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, फेरा अधिनियम पेश किया गया था। FERA अधिनियम पेश किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, यह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इस सवाल के राइट आंसर है। चलिए तो लास्ट 100 क्वेश्चन को हल करेंगे। चैत्रुअल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? चैत्रुअल और फुलाइच किस राज्य का त्यौहार है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली ये पूरे 100 क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों के लिए कंप्लीट हो चुका है। जिनका आज भी एग्जाम है तो इस क्लास को आप कंप्लीट जरूर करके जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे और लगातार अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे। किसी प्रकार का डाउट नहीं आ रही होगी। यदि साथी आपके पेपर में यदि इस तरह के सवाल आए तो बिल्कुल आप ध्यान से सारे सवाल को हल करेंगे। कंप्यूटर को भाई आप याद रखिए, कंप्यूटर के सवाल आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। थोड़ा सा डीप में सवाल पूछ रहा है कंप्यूटर के लेवल के सवाल, तो इसलिए कंप्यूटर की रिवीजन आप जितने भी किए उसको काफ़ी अच्छी तरीके से करके जाइएगा। यदि आपके पास कुछ थ्योरी है तो थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी में से सवाल बना दे रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि इसी तरह आज के दोनों शिफ्टों के आधारित पर शाम में पूरे पेपर के सोल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। ओके, और आप लोग का एग्जाम किस डेट को होने वाला, किस दिसंबर में या जनवरी के महीने में होने वाला, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना एग्जाम डेट भी हमें बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं और एक नए क्लास के साथ में। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।